वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सीए परिषद बहादे आप सबका मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर और मेंबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर बैंक ब्रांच ऑडिट 2026 के लिए एक सेमिनार लाइए सर, जहाँ पे हमको एट ए ग्लांस सब चीज़ें पता चले, व्हाट आर द अपडेट्स फॉर द 26 ऑडिट्स। तो दोस्तों, इसी रिक्वेस्ट को लेते हुए मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट 26 का सेमिनार सीरीज लाया हुआ है। ये सेमिनार मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ आईरैक नॉर्म्स 2026 में उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। देन सेकंड पार्ट इज़ अ बर्ड्स आई व्यू टू द बैंक ब्रांच ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग से लेके फाइनलाइजेशन किस तरह से करना है, क्लोजर क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लेना है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ माई सेमिनार सीरीज इज LFR विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेमिनार हमारा। तो सभी मेरे सब्सक्राइबर और मेंबर्स का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हमारा, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। आप सबको ही पता होगा कि बैंक ब्रांच अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं हम, तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कहीं पे भी ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई भी क्लासिफिकेशन चेंज करता है, कोई भी प्रोविजनिंग में चेंज हो रहा है, तो ऑडिटर को इशू करना है MOC। and there is always a struggle between bank manager and auditor if the word come MOC। तो एज अ ऑडिटर हमको समझना चाहिए कि व्हाट आर द एग्जैक्ट RBI डायरेक्शन, कब अकाउंट NPA हो सकता है, किस सिचुएशन में नहीं होगा, सो दैट वेन एवर वी फाइंड आउट इनकम रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन NPA हम जब फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा जो स्टैंड हो एज इन फ्रंट ऑफ बैंक मैनेजर, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, जो भी मैं व्यूज़ बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। इट इज़ नॉट अ व्यू ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और WIRC और RBI और एनी बैंक्स। दिस आर माय पर्सनल व्यूज़ एंड दिस सेमिनार इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो भी मैंने बताया है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल एडवाइस बोल के आपको नहीं लेना है, सो दैट इफ़ यू वांट टू टेक योर प्रोफेशनल जजमेंट यू हैव टू गो अगेन विद द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की गाइडलाइन क्या है, इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस मटेरियल है वो क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों, 2026 में क्या चेंज हुआ है? 2025 तक तो हम ऑडिट कर ही रहे थे, 2026 में ऐसा क्या चेंज हुआ है? तो फर्स्ट चेंज इज़ दैट कि RBI ने 28 नवंबर 2025 को मास्टर डायरेक्शन इशू की है। सो मास्टर डायरेक्शन जब इशू की, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्राइवेट बैंकों के लिए अलग, कमर्शियल बैंकों के लिए अलग, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उनके लिए अलग, अर्बन कोऑपरेटिव के लिए अलग। तो ओवरऑल 9000 से ज़्यादा जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आज तक थे वो सब कंसोलिडेट करके एक साथ में उन्होंने RBI मास्टर डायरेक्शन इशू की है। RBI के वेबसाइट पे मास्टर डायरेक्शंस अवेलेबल है। तो हमको 2026 का ऑडिट जब कर रहे हैं हम, तो RBI मास्टर डायरेक्शन कौन सी हमको एप्लीकेबल है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू, वो देखना ज़रूरी है। एंड देर इज़ अ चेंज अलॉट, काफ़ी सर्कुलर कंसोलिडेट होके उसका एट ए ग्लांस आपको सर्कुलर मिला हुआ है। सो मास्टर डायरेक्शन 2025 ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। नाउ कमिंग टू द इनकम रिकॉग्निशन असेट क्लासिफिकेशन। सर, हम जब वेबसाइट पे जा रहे हैं तो जो हमको लास्ट टाइम बताया गया था, 1 अप्रैल 2025 को जो मास्टर सर्कुलर इशू हुआ था, वहाँ पे वर्ड आ रहा है विड्रॉन। अभी ये विड्रॉन आया है तो कौन सा एप्लीकेबल है? तो डेफिनेटली विद द इशू ऑफ द मास्टर डायरेक्शंस, RBI ने मास्टर डायरेक्शन जब भी इशू करी है 28 नवंबर को, अर्लियर जितने भी मास्टर सर्कुलर थे वो सब विड्रॉन कर लिए, मीनिंग दैट 1 अप्रैल 25 का आईरैक नॉर्म का जो सर्कुलर था वो विड्रॉ हो चुका है। उसके जगह पे 28 नवंबर को मास्टर डायरेक्शन इशू हुई है RBI ने, दैट इज़ एप्लीकेबल, दैट इज़ फॉर इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। मोटा मोटा अगर आपको देखना है तो जो क्लॉजेस मास्टर सर्कुलर में थी वो सब क्लॉजेस वैसे के वैसे मास्टर डायरेक्शन में है, बट द फॉर्मेट, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ मास्टर डायरेक्शन, पैरा वाइज वहाँ पे सब प्यारा थे, यहाँ पे पैरा वाइज उन्होंने डिटेल किया हुआ है और एक सर्कुलर निकाला हुआ है। एंड मेजर चेंजेस कि पहले जो रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट थी ये मास्टर सर्कुलर में इंक्लूड थी, जब ये जो मास्टर डायरेक्शन इशू हुई है ये 2 मास्टर डायरेक्शन अलग कर दी है। अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेस असेट अगर आपको देखना है कि उसके लिए कौन सी गाइडलाइन एप्लीकेबल है, तो उसके लिए सेपरेट मास्टर डायरेक्शन इशू है 28 नवंबर को। नाउ ये तो हो गया सर कि अभी कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हमने देखना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आईरैक नॉर्म। आज के सेशन में हम जो भी बात करने वाले हैं
दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आयरैक नॉर्म ओनली। तो फर्स्ट वन इज़ आयरैक नॉर्म का जो मास्टर डायरेक्शन इशू हुआ है उसका लिंक दिया हुआ है। देन रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट का सेपरेट गाइडलाइन इशू हुई है। थर्ड वन, अगर एग्रीकल्चर लोन देख रहे हो आप तो उसमें नेचुरल कैलामिटी है और नेचुरल कैलामिटी के वजह से रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके लिए जो गाइडलाइन एप्लीकेबल दैट इज़ ऑफ 2018, आज भी 2018 की गाइडलाइन एप्लीकेबल है। इसके लिए आरबीआई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट डायरेक्शंस आरबीआई ने इशू करी हुई है, बट अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अपने को यही रेफर करना है। देन इम्पोर्टेंट इज विलफुल डिफॉल्ट और लार्ज डिफॉल्ट है तो उसके लिए मास्टर डायरेक्शन। सो ये ओवरऑल आयरैक नॉर्म से अगर रिलेट करना है तो ये 4 मास्टर डायरेक्शन हमको देखना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये सब गाइडलाइंस मिलेंगी कहाँ? तो मैंने जैसे आपको आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है इस साल www.caparikshitbadade.in। इस वेबसाइट पे मैंने सब कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा किया हुआ है, मीनिंग दैट मेरी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं मैंने जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो ब्लॉग्स रिव्यू कर सकते हो। देन एक बुकलेट भी लाई हुई है मैंने 2026 की, 2025 की मेरी बुक्स काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब की थी। नाउ एडिशन अ प्रैक्टिकल गाइड टू बैंक ब्रांच ऑडिट बोल के 2026 का बुक भी लाया है, उसका लिंक भी इस यूट्यूब के इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसी के साथ में डाउनलोड सेक्शन मैंने लाया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द माई वेबसाइट इज़ डाउनलोड सेक्शन। इसमें अलग अलग पैरामीटर दिए हुए हैं, तो सब पैरामीटर्स मैं यहाँ नहीं कवर कर रहा हूँ। इसमें का जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज़ एनपीए वेरिफिकेशन आयरैक नॉर्म्स। तो यहाँ पे जाने के बाद जो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट है केस स्टडीज़ ऑन एनपीए वो भी यहाँ पे दिया मैंने लिंक। ऑडिट ऑफ एनपीए करने के लिए मैंने एक अच्छा वीडियो लाया था कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ ऑडिट ऑफ एनपीए, वो भी दिया है। इसी के साथ में आरबीआई की जितनी मास्टर डायरेक्शन है वो सब मैंने यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे लिंक करते हो, क्लिक करते हो तो आपको वेबसाइट पे से जो आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ में सर्कुलर डाउनलोड ऑटोमेटिकली आपके पीसी पे हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन था कि कहाँ से गाइडलाइन देखना है हमको, वो सॉल्व हो चुका है, वो सब कुछ अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। नाउ कमिंग टू द एनपीए नॉर्म्स। सर एनपीए नॉर्म 31 मार्च 25, 31 मार्च 26 कुछ चेंज हुआ है क्या? तो मेजरली देर इज़ नो चेंज, और आई कैन से इवन 1% भी चेंज नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल जो रूल्स थे हमारे 31 मार्च 25 के लिए वही एप्लीकेबल होने वाले 31 मार्च 26 के लिए भी। फिर भी हम रिपीट करेंगे एक बार कि क्या कहीं हम मिस तो नहीं कर रहे या फिर हमारा फिर से रिवीजन हो जाए कि व्हाट आर द नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर 31 मार्च 26। तो जो एक क्लासिफिकेशन है एज फार एज बैंक ब्रांच ऑडिट, हमेशा मैं ऑडिटर को सजेस्ट करता हूँ कि बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो आप, एनपीए वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो जो भी हमारे एडवांसेस पोर्टफोलियो है इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करिए। फर्स्ट वन इज टर्म लोन्स, सेकंड वन इज सीसीओडी अकाउंट्स एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो क्वेश्चन आते हैं मुझे, सर ये 3 ही कैटेगरी क्यों करते हैं? क्योंकि मेजरली जो एनपीए नॉर्म्स है ये तीनों कैटेगरी में अलग अलग एप्लीकेशन होता है, तो हमारा जो अप्रोच होता है ऑडिट का वो भी अलग होता है। इसी के साथ में जो टेक्निक्स है हाउ टू फाइंड आउट एनपीए वो भी अलग है, इवन दो क्लॉजेस ऑफ एनपीए भी अलग है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन टर्म लोन। टर्म लोन के लिए है इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा मैं आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एनपीए एंड सीसीओडी। टर्म लोन में हमेशा मोर देन 90 डेज है, मीनिंग दैट द अकाउंट विल बिकम एनपीए ऑन 91st डे, बट इन केस ऑफ सीसीओडी it is with the respect 90 days norms only. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CCOD में 90 डेट पे अकाउंट एनपीए होने वाला है और टर्म लोन पे 91st डे पे होने वाला है। कमिंग टू द CCOD नॉर्म, उसमें लिखा गया है अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर वो हम आगे देखने वाले हैं। कमिंग टू द बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू, अगर मोर देन 90 डेज है तो बिल्स भी हो जाएंगे एनपीए। कमिंग टू द वर्किंग कैपिटल बोरोल अकाउंट, ये क्लॉज एडिशनल है बट फिर भी उसका इंटरप्रिटेशन पहले भी वही था अभी भी वही है। अगर वर्किंग कैपिटल बोरोर अकाउंट में अगर कोई इरेगुलर ड्राइंग है फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज देन अकाउंट विल बिकम
NPA even though unit of the borrower is in working condition and financials are satisfactory। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया टर्म लोन का NPA और इसके साथ में मैंने बताया आपको CCOD का NPA किस तरह से होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे कि एग्रीकल्चर लोन है तो क्या नॉर्म्स है। एग्रीकल्चर नॉर्म्स के लिए हमको देखना है कि व्हाट इज द क्रॉप ड्यूरेशन। यहाँ पे लिखा गया है बेसिक नॉर्म्स में जो लिखा गया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप एंड 1 क्रॉप सीजन फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप। नॉर्म्स बहुत सिंपल है। जब भी हम एग्रीकल्चर NPA क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमको देखना है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप्स, वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, what is the crop season, and then we have to apply 2 crop season or 1 crop season. Then liquidity facilities, अगर 90 डेज के ऊपर है तो वो NPA, ओवरड्यू रिसीवेबल है तो 90 डेज, एडहॉक सैंक्शन किया हुआ है, रिन्यूअल नहीं हुआ है तो 180 दिन के बाद अकाउंट चला जाएगा NPA में। ये पॉइंट मैं डिटेल में बाद में लेने वाला हूँ। देन इन केस ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन 90 डेज का नॉर्म्स है। क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम ड्यूज देखना है हमको, अगर वो मिनिमम ड्यूज 90 डेज में नहीं पे हुआ है तो अकाउंट चला जाएगा NPA में। सो फ्रेंड्स दीज आर द 90 डेज नॉर्म्स टिपिकली। तो ओवरऑल टर्म लोन में 90 मोर देन 90 डेज का नॉर्म है और CCOD में 90 डेज का नॉर्म है। नाउ कमिंग टू द टर्म लोन। तो टर्म लोन में हमने शुरुआत कहाँ से करी थी हमने टर्म लोन में कि अगर इंटरेस्ट और installment of the principal remain overdue for a period of more than 90 days। तो अगर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट दोनों में से अगर कुछ पेंडिंग है, अगर वो ओवरड्यू है तभी अकाउंट जाएगा NPA में, अगर वो ओवरड्यू कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 90 डेज है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, ओवरड्यू वर्ड यहाँ पे मतलब वो सिंपल वर्ड है ओवरड्यू, पर उसका मीनिंग बहुत इम्पैक्ट है। अगर कोई पेमेंट ड्यू ही नहीं है तो वो ओवरड्यू नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले जो भी ये कंडीशन है चेक करने के पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो अमाउंट ड्यू हो रही है नहीं हो रही है। अगर अमाउंट ड्यू ही नहीं हो रही है तो ओवरड्यू होने का सवाल ही उठता नहीं। अगर ओवरड्यू नहीं हो रही है तो ये जो नॉर्म्स है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन पेंडिंग वो चेक करने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल लूँगा मैं, स्टाफ लोन। हम सबको पता है स्टाफ लोन में क्या होता है, प्रिंसिपल पहले रिकवर होता है, इंटरेस्ट बाद में रिकवर होता है। तो अकाउंट में इवन दो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बट सैंक्शन में ही लिखा है क्या, इंटरेस्ट विल बी रिकवर लेटर ऑन। तो इवन दो अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बट वो ड्यू होगा क्या, नहीं, क्योंकि सैंक्शन में ही लिखा हुआ है। तो वो केस में इंटरेस्ट नहीं भी पे हो रहा है तो भी वो अकाउंट ओवरड्यू नहीं होगा और वो अकाउंट NPA में नहीं जाएगा। सिमिलर केस मॉरेटोरियम दिया है इंटरेस्ट के लिए भी। तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट हो रहा है बट उसका रिकवरी ड्यू नहीं हो रहा है। अगर मॉरेटोरियम पीरियड 12 महीने दिया है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के लिए, तो 12 महीने तक इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट होगा बट उसके सामने नहीं भी रिकवरी रही तो अकाउंट NPA में नहीं जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर ड्यू होने के बाद ही अगर पेमेंट टाइम पे नहीं आता है तो वो जाता है ओवरड्यू। नाउ कमिंग, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि टर्म लोन का NPA सिंपल नॉर्म्स है। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर ओवरड्यू है मोर देन 90 डेज तो अकाउंट चला जाएगा NPA में। बट हाउ टू चेक इट, बिकॉज एक हाउसिंग लोन अगर दिया है 2016 में, हम ऑडिट करने जा रहे हैं 31 मार्च 26 को, 10 साल बाद, तो हमें किस तरह से पता होगा कि कौन सा EMI आया है टाइम पे, नहीं आया है, क्या हमें एक्सपेक्टेड है कि हमको पूरे 10 साल का चेक करना है कि EMI टाइम पे आए कि नहीं, कितने EMI ड्यू थे, कितने EMI रिकवर हुए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज कंपेयर थ्योरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस विथ एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगर पार्टी के EMI सब टाइम पे आते थे, इसका मतलब जब वो ड्यू है और जिस डेट पे ड्यू है, अगर उस ड्यू पे टाइम पे अगर पेमेंट आता था तो उसका थ्योरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होता था। तो वो अमाउंट और आपका एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये दोनों को कंपेयर करना है। आइडियली लॉजिकली अगर जितना पेमेंट ड्यू है उसी दिन पे अगर उसने पेमेंट किया हुआ है तो दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस है, अगर एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस थ्योरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम आ रहा है
तो इसका मतलब हुआ पार्टी ने एक्सेस पेमेंट किया है कंपेयरिंग टू द ईएमआई, अगर बिफोर भी किया होगा या फिर एक्सेस भी किया होगा। कॉन्ट्ररी सिचुएशन कि अगर थ्योरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस से एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी ने ईएमआई कम भरा हुआ है या फिर लेट भरा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो एक्सेस है ओवर थ्योरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये अमाउंट हो गई ओवरड्यू। और ये ओवरड्यू अगर तुम्हारी 3 ईएमआई से ज़्यादा है तो टिपिकली हम कह सकते हैं कि उस दिन से 3 महीने से इसका ईएमआई नहीं आया है, और वहाँ से हम 90 डेज़ का नॉर्म्स लगाएंगे और 91st डे पे अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म लोन में जब हम एनपीए चेक करें तो हमको इंपॉर्टेंट ये देखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज़ द इंस्टॉलमेंट मतलब जो अमाउंट हम रिकवर कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ही है क्या, इंटरेस्ट एज एंड व्हेन ड्यू करना है क्या वो इक्वेटेड है क्या, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल साथ में रिकवर कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हमको ज़रूरी है कि सैंक्शन टर्म्स क्या है और उसका ईएमआई अमाउंट किस तरह से डिसाइड हुआ है। नाउ कमिंग टू कि सर आजकल तो बताते हैं कि सब कुछ सीबीएस सिस्टम से होता है। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर ऑल्सो से दैट, एंड इवन बैंकर्स तो 100% कहते हैं सर हमको कोई राइट्स ही नहीं है, जो भी होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, एंड सीबीएस इज 100% फुल प्रूफ सिस्टम फॉर एनपीए। तो दोस्तों यहाँ पे एज अ ऑडिटर मैं एग्री नहीं करूँगा। देयर आर 2 एक्सेप्शन दैट सीबीएस इज फुल प्रूफ। फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट कि जो हम पंचिंग कर रहे हैं, डेटा पंचिंग कर रहे हैं, अगर वो गलत हुआ तो सीबीएस सिस्टम कभी सही आंसर्स नहीं दे सकती। एक एग्जांपल लूँगा, एक केस में मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया था लोन को 6 महीने का, एज पर सैंक्शन नोट इट वाज 6 मंथ, बट व्हेन द डेटा इज पंच इनटू द सीबीएस सिस्टम, बैंकर्स हैड मेड अ क्लरिकल मिस्टेक, वहाँ पे दे दिया गया 16 इंस्टॉलमेंट। नाउ व्हाट सीबीएस विल अज्यूम कि इसको दिया गया 16 महीने का मॉरेटोरियम एंड दे विल कैलकुलेट एनपीए अकॉर्डिंग टू 16 मंथ मॉरेटोरियम पीरियड। बट एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, उसको मॉरेटोरियम दिया गया था 6 महीने का। नाउ अगर इस तरह से गलती है तो हमें क्या लेना है सर, तो सिंपल आंसर है वॉट एवर देयर आर द सैंक्शन टर्म्स, सैंक्शन लेटर में जो लिखा है, एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है बोरोवर और बैंक ने, वो एग्रीमेंट में जो लिखा है वो फाइनल। सीबीएस सिस्टम में जो पंच किया है, जो गलत लिखा हुआ है, दैट हैज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। नाउ सेकंड वन, देयर आर सर्टन एरर्स इन सीबीएस सिस्टम्स ऑल्सो। इस तरह से पंचिंग का एरर तो मैंने बताया, इस पंचिंग का एरर अलग अलग जगह पे हो सकता है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, बट इसके साथ में सीबीएस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मीनिंग दैट आपको सबसे पहले देखना है कि जो उसका डिमांड फ्लो है, जो चार्ट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, वो स्टैटिक है कि डायनामिक है। अगर वो डायनामिक है तो आपके एनपीए चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो स्टैटिक है देन द आंसर मे बी प्रोबेबली राइट वन। बट अगेन प्रिकॉशन वर्ड कि सीबीएस सिस्टम इज़ नॉट अ फुल प्रूफ, तो एज अ ऑडिटर हमको सैम्पल चेक करना ज़रूरी है। अगेन मेजर पॉइंट कि सर क्या हमको एनपीए 100% चेक करना ज़रूरी है क्या। तो फ्रेंड्स, वी आर डूइंग द स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिट। दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम इन माइंड्स ऑफ मेनी ऑडिटर। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, वी आर बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। अगेन डॉक्यूमेंटेड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग किस तरह से ली है, कौन से सैंपल लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये आपका जजमेंट आपको ऑन पेपर रिकॉर्ड पे रखना है। तो अगर आप जो भी अकाउंट सैंपल ले रहे हो तो वो सैंपल आपको चेक करना है कि उसमें ये पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल में एनपीए के लिए चेक करना है। सीबीएस सिस्टम में कुछ एरर है तो वो भी मेंशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन से कुछ गलत पंचिंग हुआ है तो वो भी मेंशन करना है, और एज पर एग्रीमेंट जो आपका डेटा था वो हिसाब से अकाउंट एनपीए में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके साथ में टर्म लोन का जो एग्जैक्ट एनपीए किस तरह से करना है, हमको डिटेल प्रोसेस क्या है, इसके लिए मेरा यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है टर्म लोन का। बट आंसर इज सिंपल, कंपेयर थ्योरेटिकल बैलेंस विथ एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नाउ ओवरड्यू मैंने आपको बताया कि अगर जो ड्यू डेट पे जो पेमेंट ड्यू हो रहा है अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्यू पेमेंट। कमिंग टू द सीसीओडी, सर सीसीओडी के लिए सिंपली बताया था मैंने कि अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ ऑर्डर का डेफिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट वन
अगर CCOD का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कंटिन्यूसली, अगर वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर लिमिट इससे अगर कंटिन्यूसली ओवरड्रॉन है फॉर अ डेज ऑफ 90 days, द अकाउंट विल बिकम आउट ऑफ ऑर्डर एंड वंस द अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर इट विल बी NPA। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए, सैंक्शन लिमिट और DP लिमिट, विच एवर इज लेस। तो हमेशा सैंक्शन लिमिट तो जो लिमिट बोरोवर को सैंक्शन हुआ है वो अमाउंट, DP लिमिट निकलती है हमारी स्टॉक स्टेटमेंट से। तो हमको चेक करना है दोनों में से जो लिमिट कम है उससे कंपेयर करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा है, टेम्पररी पीरियड के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ अ टेम्पररी डेफिनेशन, इट कैन बी रेक्टिफाइड। बट अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे है तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है, अगर वो 90 दिन तक कंटिन्यूस है तो अकाउंट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। नाउ दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, बाकी दो सिचुएशंस अलग है। इस केस में लिखा है कि अगर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट के अंदर है, एग्जाम्पल आपका सैंक्शन लिमिट है 10 लाख रुपए और सपोज DP लिमिट भी 10 लाख रुपए है और आपका बैलेंस चल रहा है 6 लाख रुपए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो केस में NPA किस तरह से होगा? तो उसमें फर्स्ट वन, नो क्रेडिट फॉर कंटिन्यूसली 90 days। अगर अकाउंट विद इन लिमिट भी है बट 90 दिन तक अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंट चला जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, और वंस इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर इट विल बी NPA। सर ये तो ठीक है, बट सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर अमाउंट क्रेडिट है 90 days में बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, द अकाउंट विल बिकम आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमको इसको क्या करना है, आखिरी 90 दिन में कितना इंटरेस्ट डेबिट पड़ा है उसकी अमाउंट लिखना है, और 90 डेज में जितना भी क्रेडिट सबमिशन है उसका टोटल लेना है। अगर उससे ज़्यादा है, इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट है तो अकाउंट चला जाएगा परफॉर्मिंग वन, और इंटरेस्ट अगर 30,000 रुपये है और रिकवरी अगर 20,000 रुपये है, अगेन द वर्ड इज क्रेडिट सबमिशन, नॉट रिकवरी, एक्चुअली क्रेडिट सबमिशन। क्रेडिट सबमिशन अगर 20,000 है तो 10,000 का शॉर्टफॉल है, द अकाउंट विल बी आउट ऑफ ऑर्डर एंड NPA। तो दोस्तों CCOD के लिए तीनों कंडीशन देखना ज़रूरी है। नाउ मोस्ट ऑफ द बैंकर्स आर्ग्यू दैट कि अगर सर सैंक्शन लिमिट के अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो अकाउंट NPA में नहीं हो सकता है। तो दिस इज द स्पेसिफिक क्लॉज कि अकाउंट NPA में जाएगा। नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट और व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट टू बी डन विद द बैंक मैनेजर फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट? यहाँ पे RBI का इंटेंशन और थॉट प्रोसेस ये है कि बोरोवर को हमेशा इनकम जनरेशन एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो अकाउंट चला जाएगा NPA में। तो यहाँ पे 90 डेज में अगर क्रेडिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि द अकाउंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली। नाउ इम्पोर्टेंट वन, ये सर्कुलर भी 2020 में आया हुआ था, बट मास्टर डायरेक्शन में इस पर कंटिन्यूसली फोकस किया हुआ है कि हर बैंकों ने CBS सिस्टम या फिर जो उनका ऑटोमेशन है, इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, everything has to be done through CBS system only, and that to be automated, meaning that there should not be manual intervention। तो RBI की जो मास्टर डायरेक्शन है इसमें कंटिन्यूसली काफ़ी प्यारा से फोकस किया हुआ है कि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मैनुअल इंटरवेंशन हुआ तो बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, देन उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, व्हाई इट इज़ डन। तो एज अ ब्रांच ऑडिटर व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हमें देखना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन है क्या। अगर किसी भी लेवल पे अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है, द सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर और दिस इज़ द वायलेशन ऑफ RBI डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमको देखना है कि असेट क्लासिफिकेशन, चाहे वो डाउनग्रेडिंग हो चाहे वो अपग्रेडेशन हो, वो कहाँ से होना चाहिए? ऑटोमेटेड होना चाहिए। देन प्रोविजनिंग, असेट क्लासिफिकेशन हुआ, देन प्रोविजनिंग भी जो है वो भी सिस्टम से ही होनी चाहिए। इंटरेस्ट रिवर्सल भी सिस्टम से होना चाहिए। तो एज अ ऑडिटर यहाँ पे हमको पॉइंट्स देखना ज़रूरी है, क्या असेट क्लासिफिकेशन प्रॉपर है? सेकंड वन, जब वो डाउनग्रेडिंग हो रहा है तब इंटरेस्ट रिवर्सल प्रॉपरली हो रहा है क्या? रिवर्सल ऑफ अनरियलाइज एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्या? देन NPA जाने के बाद उसमें इंटरेस्ट डेबिट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस जो है वो मेमोरेंडम कंट्रोल अकाउंट में जमा होना चाहिए। देन जब भी रिकवरी आई तब वो रियलाइज होना चाहिए। देन सिक्योरिटी वैल्यू जो है वो भी सिस्टम में अपडेटेड होना चाहिए। इसमें भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर असेट डाउटफुल जा रहा है तो सिक्योरिटी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज प्रोविजनिंग इज डिपेंड ऑन सिक्योरिटी वैल्यू। तो एज अ ब्रांच ऑडिटर हम जो भी सैंपल ले रहे हैं उसमें देखिए
कि ये सब चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। अगर कोई भी चीज़ वायलेशन में है तो वी कैन कमेंट दैट दिस इज इन द वायलेशन ऑफ आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस। नाउ कमिंग टू द की इश्यूज, व्हाट आर द की इश्यूज इन एनपीए। तो एनपीए का जो मास्टर डायरेक्शन है, अर्लियर इट वाज मास्टर सर्कुलर, तो यहाँ पे मैंने वो सब की इश्यूज डिस्कस करे कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट इज आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, और एज अ ऑडिटर हमको क्या ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं एक एक केस, अपग्रेडेशन ऑफ एनपीए अकाउंट। मीनिंग दैट अगर कोई भी अकाउंट एनपीए में क्लासीफाई हो गया एक बार, तो वो अकाउंट अपग्रेड कब हो सकता है। तो अपग्रेडेशन के लिए सिंपल रूल है, देयर शुड नॉट बी ओवर ड्यू इन द अकाउंट। मीन्स एक बार सपोज वो अकाउंट 3 EMI ओवर ड्यू है, टेक्निकली 91 डेज का नॉर्म्स, बट एग्जाम्पल के लिए 3 EMI ले रहा हूँ, तो 3 EMI के बाद वो अकाउंट हो चला गया एनपीए में। बाद में पार्टी ने 2 EMI डिपॉजिट कर दिए, बट फिर भी 1 EMI ओवर ड्यू है, द अकाउंट विल नॉट बी अपग्रेडेड। तो पूरा ओवर ड्यू कितना होना चाहिए, 0। अगेन वन स्टेप अहेड, अगर बोरोवर की 3 से 4 फैसिलिटीज़ हैं तो सब फैसिलिटीज़ का ओवरड्यू 0 होना चाहिए। मल्टीपल फैसिलिटीज़ अगर है तो ओवरड्यू सब अकाउंट में 0 होना चाहिए, तभी वो अकाउंट अपग्रेडेशन होगा। तो एज अ ऑडिटर हमें चेक करना है, अपग्रेडेशन अकाउंट के सैंपल लेने हैं और ये रूल फॉलो है कि नहीं वो चेक करना है। देन रिव्यू एंड रिन्यूअल इशू, ये थोड़ा बाद में लूँगा मैं, इस पर स्पेसिफिकली मैंने एक स्लाइड कवर करी है तो उसमें हमें क्या चेक करना है। फ्रॉड केसेस, अगर ब्रांच में कोई फ्रॉड हुआ है तो हमें नॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं देखना है, इस केस में हमको 100% प्रोविजन करना है। और अगेन सिक्योरिटी वैल्यू भी नहीं कंसिडर करना है। मीनिंग अगर 1 करोड़ का फ्रॉड आपके ब्रांच में हुआ है तो आपको 1 करोड़ की प्रोविजन करनी है। यहाँ पे एक सिंपल आरबीआई ने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है कि मैक्सिमम बैंक 4 क्वार्टर में प्रोविजन कर सकता है। तो आपको देखना है अगर फ्रॉड हुआ है तो 100% प्रोविजन। एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए, दोस्तों यहाँ पे तो मुझे एज अ ऑडिटर भी काफ़ी बार दिक्कतें आती हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑडिटर जब ऑडिट करने जाते हैं तो दे अज्यूम दैट दे आर डूइंग द ऑडिट ऑफ 31 मार्च 26, मतलब 25 साल का 25-26 का हमारा ऑडिट है, बट उसकी रिपोर्टिंग डेट क्या है 31 मार्च 26। अगर इस पीरियड में कोई अकाउंट एनपीए में गया है तो उसका डेट ऑफ एनपीए लिखते हैं वो 31 मार्च 26। तो दोस्तों ये नहीं करना है, एग्जैक्ट नॉर्म्स अप्लाई करना है हमको, 90 डेज वाले नॉर्म्स। जो भी कंडीशन के वजह से अकाउंट एनपीए जा रहा है वो नोट डाउन करना है और एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए मेंशन करना है अगेंस्ट द अकाउंट। बिकॉज आज के डेट में शायद उसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा एसेट क्लासिफिकेशन में, बट नेक्स्ट ईयर में वो सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल में जब जाएगा तब उसका इम्पैक्ट आने वाला है। सो एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए मेंशन। नेक्स्ट वन कि यहाँ पे कुछ ऑडिटर मुझे क्यूरीज पूछ रहे थे लास्ट ईयर तक कि सर हम ऑडिट 25-26 का कर रहे हैं, बट हमारे हिसाब से अकाउंट एनपीए हो रहा है 23-24 में, तो क्या हमने अकाउंट उस दिन पे एनपीए करना है कि इस साल के पीरियड में एनपीए करना है। तो शायद आंसर सिंपल है कि जो मैंने पहले बताया, एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए लिखना है आपको, चाहे वो 23-24 में हो या 24-25 में, जो भी डेट आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हो रही है वो डेट लिखना है आपको। कमिंग टू कंसोर्शियम फाइनेंस, कंसोर्शियम फाइनेंस में मतलब सबसे पहले कि अगर एक से ज़्यादा बैंक साथ में आके लोन किसी पार्टी को दे रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंसोर्शियम फाइनेंस। उसमें लीड बैंक होंगी, मेंबर बैंक होंगी। तो हमें क्या करना है कंसोर्शियम फाइनेंस में, हमारी बैंक का रिकवरी जो भी शेयर है वो अगर हमारे अकाउंट में प्रॉपरली जमा हो रहा है, मीनिंग दैट 90 डेज़ का नॉर्म्स के कोई ओवरड्यू नहीं है, तो हमारे बैंक का अकाउंट हमको एनपीए नहीं करना है। अगर 2 बैंक से एक बैंक ने अकाउंट एनपीए कर दिया है, दूसरी बैंक को अपना एनपीए डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बैंक का अगर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से करना है। बट एट द सेम टाइम पहले बैंक ने अकाउंट क्यों एनपीए किया है वो भी चेक करना है। अगर वो रिकवरी के बेस पे ओनली, तो वी आर गुड कि अगर हमारी बैंक की रिकवरी आ गई है तो हमें एनपीए करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पहले बैंक ने कोई फ्रॉड हुआ है, कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, कहीं कुछ मेजर फैक्टर्स हुए हैं, बिजनेस बंद हो चुका है, ये रीज़न की वजह से अकाउंट एनपीए किया है, तो डेफिनेटली हमको भी वो देखने की ज़रूरत है। अगर अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है, फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है, तो हमें भी एनपीए करना ज़रूरी है। देन एनपीए अकाउंट सिक्योरिटी वैल्यू, हमेशा याद रखो एनपीए अकाउंट अगर एक बार क्लासीफाई हो गया, वो जब डाउटफुल कैटेगरी में जाता है तो डाउटफुल कैटेगरी में जो प्रोविजनिंग होती है, प्रोविजनिंग ब्रांच लेवल पे नहीं होती, प्रोविजनिंग होती है हेड ऑफिस लेवल पे, सर्कल ऑफिस पे। बट
जो वैल्यू, जो सिक्योरिटी वैल्यू है, इसके बेस पे प्रोविज़न होती है। तो हमें देखना है कि एनपीए अकाउंट में जो सिक्योरिटी फीडेड है सिस्टम में वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इरेजन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर लास्ट इंस्पेक्शन किया हुआ है उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सपोज 10 करोड़ रुपीज़ था, नेक्स्ट वैल्यूएशन जब भी हुआ है ड्यू टू सम रीज़न अगर उसका वैल्यूएशन कम हुआ है और वैल्यूएशन बिलो 50% है, मीनिंग 4 करोड़ वैल्यूएशन सपोज है, लास्ट ईयर कितना था 10 करोड़, लास्ट ईयर मीन्स लास्ट इंस्पेक्शन का टाइम कितना था 10 करोड़ और अभी कितना है 4 करोड़। सो देर इज़ अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉर मोर देन 50%। यहाँ पे अकाउंट का परफॉर्मेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल देखने की ज़रूरत नहीं है, 90 डेज़ के नॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अकाउंट विल बी क्लासिफाइड इनटू डाउटफुल कैटेगरी। वन मोर इंसिडेंस इज दैट अगर सिक्योरिटी की वैल्यू आउटस्टैंडिंग बैलेंस से 10% से नीचे है, अगर अकाउंट में सपोज उस पर्टिकुलर अकाउंट में 5 करोड़ रुपये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और सिक्योरिटी वैल्यू उसकी 50 लाख से नीचे है, देन द अकाउंट विल बी लॉस असेट। जनरली अकाउंट जो है वो क्लासीफाई होता है स्टैंडर्ड असेट्स, देन सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल, डाउटफुल में D1, D2, D3 एंड देन द लॉस असेट। बट ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन है कि यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट जाएगा डाउटफुल कैटेगरी में एंड लॉस असेट में। देन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, NSC, IBP, KBP, LIC, जनरली ये अकाउंट NPA नहीं होते हैं और इस पे अगर इंटरेस्ट मतलब रिकवरी नहीं भी है तो हम इनकम रिकग्नाइज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एडिक्वेट मार्जिन। एक केस हमारे पास मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जहाँ पे FD OD लोन था, उस बैंक का पर्टिकुलर कुछ जब सैंक्शनिंग हुआ था तो 1 करोड़ रुपए की FD थी और उस पर OD सैंक्शन हुआ था 90%, दैट इज़ 90 लाख रुपीज़। तो बैंक में जो इंटरेस्ट था वो चला गया उसका पे आउट बोल के, और इंटरेस्ट हमेशा क्वार्टरली बेस पे क्रेडिट हो रहा था उसके सेविंग अकाउंट में। सो FD की वैल्यू कंटिन्यूसली 1 करोड़ रुपए ही थी, बट जो लोन था वो सर्व नहीं कर रहा था तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा था 90 लाख रुपीज़ में। ओवर 3 इयर्स ऐसा हो गया FD की वैल्यू 1 करोड़ ही रही और जो FD लोन था उसका बैलेंस हो गया 1 करोड़ 10 लाख, और बैंक मैनेजर ने वो अकाउंट रखा हुआ था परफॉर्मिंग में, और उसका ये स्टेटमेंट था कि सर FD OD लोन कभी NPA नहीं हो सकता, RBI ने कहा हुआ है सर। ठीक है सर, गलती हो गई, हमने इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, बट अकाउंट विल नॉट बी NPA। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिक्वेट मार्जिन। डेफिनेटली एडिक्वेट मार्जिन कहीं प्रिस्क्राइब नहीं किया RBI मास्टर डायरेक्शन में, बट एडिक्वेट मार्जिन मतलब डेफिनेटली 100% अगर ऊपर है तो एडिक्वेट मार्जिन नहीं है। तो इस केस में अगर जब FD का बैलेंस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ में जो भी बैलेंस है अगर उसके ऊपर FD लोन का बैलेंस जा रहा है तो अकाउंट विल बिकम NPA और आपको नॉर्मल एसेट क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्लासिक केस इज ड्राइविंग पावर कंपटीशन। DP लिमिट इज नॉट प्रॉपरली असेस। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हमारे सब में कि सर DP लिमिट प्रॉपरली असेस नहीं होती है, तो इस केस में हमने क्या करना चाहिए? अगर बैंक ने ड्राइंग पावर लिमिट कैलकुलेशन करते वक्त कुछ मिस्टेक्स की हुई है तो हमें ड्राइंग पावर एज पर ऑडिट वर्किंग क्या है वो कंसिडर करना है, नॉट एज पर बैंक, और उसके हिसाब से अगर अकाउंट NPA में जा रहा है तो आपको अकाउंट NPA में करना ज़रूरी है। स्टॉक स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी, अगर स्टॉक स्टेटमेंट एक जनरल रूल हमने को बताया गया है कि सितंबर महीने का स्टॉक स्टेटमेंट आ गया है तो अकाउंट NPA में नहीं जाएगा। द आंसर इज मोर और वॉट ट्रू, सितंबर का नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल नॉर्म से कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट है तो वो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 3 महीना हो सकती है, मीनिंग दैट सितंबर का स्टॉक स्टेटमेंट जो है ये आपका वैलिड होगा 31 दिसंबर तक और 1 जनवरी से उस पर होगा इरेगुलर ड्राइंग। तो ये केस में अकाउंट आपका NPA 180 दिन बाद होगा। कमिंग टू द डमी क्रेडिट इंटरेस्ट थ्रू ऑफिस अकाउंट, हमेशा जब भी अकाउंट हम चेक कर रहे हैं तो हमको क्वालिटी ऑफ क्रेडिट देखना है, मीनिंग दैट अकाउंट में कुछ क्रेडिट एंट्रीज आ रही है बट इफ़ यू थिंक इट इज़ अ सस्पिशियस वन तो गो थ्रू डिटेल, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या एंट्रीज कुछ बोगस एंट्रीज है क्या। एक सिचुएशन में हमको पता चला था कि ये जो एंट्रीज आ रही है अकाउंट्स में ये कहीं बाहर से बोरोवर के इससे नहीं आ रही है, बैंक के ही कोई अकाउंट से डिपॉजिट हो रहा है और 30 मार्च को क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट NPA में नहीं जा रहा है,
2 अप्रैल को फिर से डेबिट हो जा रहा है। अगर इस तरह से कुछ आपको डमी एंट्रीज मिल रही है तो यू हैव टू मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमार्क, आपको रिपोर्ट भी क्वालिफाई करना है और अकाउंट को एनपीए करना है। देन अकाउंट एनपीए में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए अगर बैंक कोई एडॉक सैंक्शन कर रही है और एडॉक सैंक्शन के साथ में वो अकाउंट मतलब एनपीए जाने से बचा रहे, उस अकाउंट में फंड आ रहा है, तो आपको एडॉक सैंक्शन अगर ऐसे कुछ किए तो दोनों फैसिलिटीज़ आपको एनपीए में करना है। हमेशा याद रखिए, अगर एनपीए में रिकवरी जो आ रही है उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्या कोई मालाफाइड इंटेंशन है, क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्या फ्लोटिंग है, क्या कुछ रॉन्ग एंट्रीज करके अकाउंट्स परफॉर्मिंग रखा गया है क्या 31 मार्च को। बिकॉज हमेशा एज अ ऑडिटर का फोकस था कट ऑफ डेट पे 31 मार्च, तो थोड़ा एक्सटेंड करिए इसे। मार्च एंडिंग की जगह पे आप जब ऑडिट पे जा रहे हो 5-6 अप्रैल तब तक के ट्रांजैक्शन चेक करें। कुछ रिवर्सल वापस मार्च एंड के बाद हो रहे क्या वो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्रोनिक अकाउंट है, जो प्रॉब्लमेटिक अकाउंट है, उसमें ये सिचुएशंस हमेशा आपको मिलेंगे। देन रिकवरीज आफ्टर 31 मार्च। सर ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये तो अब भी पैसा भर देंगी, तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करना है क्या। तो आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस आर वेरी क्लियर ऑन दिस। इट हैज़ टू बी ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड दैट डेट इज़ 31 मार्च। सो 31 मार्च के बाद अगर अकाउंट में कोई भी रिकवरी आ रही है तो हमें कंसिडर नहीं करना है। सर बैंक मैनेजर तो एग्री ही नहीं हो रहा है, बैंक मैनेजर आज रिकवरी करने का कह रहा है, तो बैंक मैनेजर को बोलिए सर एक अकाउंट हम कम कर रहे हैं, बट अगर 31 मार्च से 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक अगर कोई अकाउंट एडिशनल एनपीए में जा रहे हैं तो वो भी आप ऐड करेंगे क्या। तो बैंक मैनेजर ऑब्वियसली नहीं कहेगा, क्योंकि वो बोलेगा 31 मार्च का एनपीए। सेम आंसर हमें उसको देना है। देन स्टॉक एज पर 31 मार्च एंड स्टॉक एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर इसमें वेरिएशन है, लास्ट टाइम मैं WRC के पैनल पे था रिगार्डिंग द क्यूरी सेशंस, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था कि सर ये मैच नहीं हो रहा तो क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका 31 मार्च का बैलेंस शीट का स्टॉक और स्टॉक स्टेटमेंट का स्टॉक मैच नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वन वेरिएशन कितना है वो नोट डाउन करिए। देन वहाँ से वेरिएशन आपके जो स्टॉक स्टेटमेंट है, जो 31 मार्च 26 की पोजीशन है, परचेज सेल एडजस्ट करने के बाद आपका कितना वेरिएशन आ रहा है वो नोट डाउन करिए। अगर वेरिएशन लार्ज है तो आपको जो वेरिएटेड डीपी निकाला आपने उसके हिसाब से स्टॉक स्टेटमेंट डीपी लिमिट निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेना ज़रूरी है। सिर्फ पिछले साल का स्टॉक वेरिएशन था इसलिए अकाउंट आप एनपीए में डालेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। आपको रिवर्स वर्किंग करके पिछले साल में जो वेरिएशन था वो आज तक लाके आज की पोजीशन आपको रिकंसाइल करना ज़रूरी है। देन कनेक्टेड पार्टीज एनपीए अकाउंट्स, यहाँ पे काफ़ी बार ऑडिटर भी फोर्स करते हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट एनपीए में चला गया है तो पार्टनर के अकाउंट भी एनपीए में जाना चाहिए। कनेक्टेड अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टीज है, द आंसर इज़ नो। अगर पार्टनरशिप का अकाउंट एनपीए में जा रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट एनपीए में नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, पार्टनर्स की कुछ इंडिविजुअल इनकम होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर उनको इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स है, वहाँ से वो ईएमआई टाइम पे प्रॉपरली भर रहे हैं तो डायरेक्टली अकाउंट एनपीए में नहीं होगा। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑल्सो। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का अकाउंट एनपीए में गया इसलिए वाइफ का अकाउंट डायरेक्टली एनपीए में नहीं जाएगा। अगेन द टेस्ट इज टू बी वाइफ को इंडिविजुअल इनकम है या नहीं है। अगर नहीं है, हस्बैंड ही ईएमआई भर रहा है, लोन सिर्फ नाम पे वाइफ के है, तो इस केस में आप इनहेरेंट वीकनेस बोल के अकाउंट एनपीए कर सकते हो, बट नॉट एज अ जनरल थंब रूल। नाउ स्टॉक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट 5 करोड़ के ऊपर अगर अकाउंट एनपीए है तो स्टॉक ऑडिट आपको 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका एनपीए अकाउंट बैलेंस है तो वो केस में आपको स्टॉक ऑडिट करना कंपलसरी है। तो देखिए स्टॉक ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ है तो बैंक ने क्या सिक्योरिटी वैल्यू लिया है क्या स्टॉक का। तो अगेन अगर स्टॉक की सिक्योरिटी वैल्यू अगर बैंक ने कंसिडर करी है तो हमें बैंक मैनेजर को पूछना है या फिर हमको ओपिनियन फॉर्म करना है कि ऑन विच बेसिस द बैंक इज टेकिंग द सिक्योरिटी वैल्यू, क्योंकि स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बैंक ने विजिट किया है क्या, वैल्यूएशन किया है क्या, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे आया है क्या। अगर आपको तो भी लग रहा है कि इट इज़ फ्रूडलेंट वन, तो आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो स्टॉक है या नहीं है। देन गोल्ड लोन बुलेट रिपेमेंट, इट्स अ क्रोनिक केस। गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है तो बोरोवर हमेशा क्या करता है, रोल ओवर करता है, बट रोल ओवर इज़ नॉट अ गुड साइन। अकाउंट एनपीए में जा सकता है। तो हमें देखना है कि जो पिछला अकाउंट है
वो इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, और पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट लोन सैंक्शन होना चाहिए। पुराना लोन डायरेक्टली रिन्यू नहीं होना चाहिए और रोल ओवर नहीं होना चाहिए। अगर रोल ओवर की केसेस है तो वो अकाउंट एनपीए में हो सकता है। मास्टर डायरेक्शन जो नई आई हुई है 25 की, उसमें भी स्पेसिफिक लिखा है कि रोल ओवर इज़ नॉट अलाउड, इंटरेस्ट भर के आप रिन्यू कर सकते हो, तो मिनिमम इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई इन जो एग्जिस्टिंग अकाउंट भी है उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। द सिंपल आंसर, गोल्ड लोन अगर डायरेक्टली रोल ओवर है विदाउट विथ इंटरेस्ट तो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। एटलीस्ट इंटरेस्ट रिकवरी होना चाहिए एंड देन न्यू सैंक्शन शुड बी देयर। देन आउट ऑफ ऑर्डर, तो बैंकर एज सच ये जो आउट ऑफ ऑर्डर का नॉर्म है ये सीसी अकाउंट्स के लिए लगाता है या फिर ओडी बिजनेस पर्पज के लिए लिया है तो लगाता है, बट आरबीआई स्पेसिफिकली से दैट दिस नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, मीनिंग दैट इट कैन बी फॉर पर्सनल पर्पज ऑल्सो। तो आपको चेक करना है, अगर पर्सनल पर्पज के लिए अगर ब्रांच में से कोई ओडी लिया है, वैसा कोई प्रोडक्ट आपके पास है, तो उस केस में भी आपको 90 डेज का नॉर्म लगाना जरूरी है आउट ऑफ ऑर्डर वाला। देन गोल्ड लोन एलटीवी रेशियोज, एलटीवी रेशियो पिछले साल तक 75% थी, नाउ कैटेगरी वाइज हो गया 2.5 लाख तक अलग, 2.5 से 5 अलग, 5 के ऊपर अलग। इसके लिए आपको देखना ज़रूरी है मास्टर डायरेक्शन 2025 का जो डायरेक्शन आई हुई है उसमें गोल्ड लोन किस तरह से होना चाहिए, उसमें जो रिवीजन है वो सब कुछ मेंशन है। द मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ओवरऑल एलटीवी रेशियो अगर मैच नहीं होता है तो अकाउंट चला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग में। लोन विथ मॉरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने स्टार्ट में ही कंसेप्ट ली थी। अगर मॉरेटोरियम दिया इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज, तो इंटरेस्ट को मॉरेटोरियम है तो इंटरेस्ट रिकवर नहीं भी हुआ है तो अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। इवन दो उसके बाद अकाउंट एनपीए में जाता है तो भी ये इंटरेस्ट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉरेटोरियम उसको दिया था। देन एनपीए इज बोरोअर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। एक बार एक पार्टी का अगर कोई अकाउंट एनपीए में जाता है तो उसके सब अकाउंट एनपीए में जाना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वन इज बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी। बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी में जो एक्सपोजर होता है लोन का वो सामने वाले बैंक पे होता है, तो एलसी अगर अपफ्रंट बैंक ने इशू करी है जब तक वो रेपुडिएट नहीं करेंगी तब तक ये एलसी अंडर बिल डिस्काउंटिंग इसका सेपरेट स्टेटस चलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, एलसी डिवॉल्व बीजी इनवोक केप्ट इन सेपरेट अकाउंट्स। मोस्ट ऑफ टाइम्स बैंक क्या करती है कि रनिंग लिमिट अलग रखती है और ये जो अकाउंट्स है अगर ये डिवॉल्व हुए इन्वोक हुए इसका सेपरेट अकाउंट करती है। तो सीसीओडी अकाउंट स्टैंड अलोन वो एनपीए नहीं जा रहा है और ये बैलेंस अलग से रख दिया है बैलेंस शीट में। तो एज ए ऑडिटर हमको क्या करना है, ये जो अलग से बैलेंस रखा है इसको इस तरह से काउंट करना है कि अगर सीसीओडी में डेबिट होता था तो फिर सीसीओडी के नॉर्म्स क्या होते थे वो चेक करना है। अगर तब अकाउंट एनपीए में हो रहा है तो दोनों अकाउंट को आपको एनपीए करना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट दे सकूँ। डेफिनेटली अपने लिए टाइम एक लिमिटेशन फैक्टर है तो मैं फास्टली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे रिलेवेंट मेरी जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने डिस्कशन किए हुए, हर पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन आपको अवेलेबल है। देन इनकम रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल ऑफ इनकम। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उस पर आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो सब्जेक्ट टू कैश रिकवरी और अनरियलाइज इंटरेस्ट। तो अगर अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग में जा रहा है तो अनरियलाइज इंटरेस्ट करंट पीरियड एज वेल एज पास्ट पीरियड हैज़ टू बी रिवर्स, अनरियलाइज एक्सपेंसेस हैज़ टू बी रिवर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि बैंक अकाउंट एनपीए क्लासीफाई कर देता है बट ड्यू टू सिस्टम ग्लिचेस और ओवरराइडिंग ऑफ द सिस्टम अनरियलाइज इंटरेस्ट रिवर्स नहीं हो रहा है। तो ये केस में एज अ ऑडिटर हमको देखना है अनरियलाइज इंटरेस्ट रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सिस्टम में लूपहोल है ऐसा कोई, या फिर बैंक ओवरराइडिंग ओवर द सीबीएस सिस्टम। देन एनपीए अकाउंट में रिकवरी किस तरह से होना चाहिए, बैंक का सर्कुलर क्या है, गाइडलाइन क्या है वो चेक करिए। ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे आप इनकम बुक नहीं कर सकते हो, परफॉर्मिंग एसेट पे बुक कर सकते हो और जो भी रिकवर नहीं हुआ है वो आपको रिवर्स करना है। टर्म डिपॉजिट एनएससी जैसे स्टार्ट में बताया था मैंने, इस पर आप रिकवरी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगेन द वर्ड इज सब्जेक्ट टू एडिक्वेट मार्जिन। अगर एडिक्वेट मार्जिन नहीं है तो इट विल बी एनपीए। देन ये पॉइंट मैंने आपको बताया था एनपीए सिक्योरिटी वैल्यू बिलो 50% है तो डायरेक्टली डाउटफुल, लेस देन 10% है तो लॉस। पहले में वैल्यूएशन से कंपैरिजन करना है, सेकंड सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कंपैरिजन करना है। स्टॉक ऑडिट का भी पॉइंट मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ के ऊपर है तो स्टॉक ऑडिट कम करना कंपलसरी है।
बट ऐसा कहीं सर्कुलर में लिखा नहीं है कि स्टॉक ऑडिट अगर नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी वैल्यू विल बी काउंटेड एज 0। अगेन इट इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट। अगर स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ है तो बैंक ने सिक्योरिटी वैल्यू में स्टॉक और बुक डेट लिए है क्या, पहले वो देखिए। वो लिए है तो बैंक ने किस तरह से लिया है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द बैंक टू असेस द सिक्योरिटी वैल्यू, वो देखिए। इंस्पेक्शन हुआ है नहीं है वो देखिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, देन यू हैव टू काउंट द सिक्योरिटी वैल्यू। इफ़ यू थिंक दैट देर इज़ नो स्टॉक एट ऑल और देर इज़ नो सिक्योरिटी एट ऑल, तो आप सिक्योरिटी वैल्यू 0 कर सकते हो, नॉट डायरेक्टली। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज 3 साल में एक बार वैल्यूएशन करना ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू एनपीए अकाउंट्स हैविंग बैलेंस अबव 5 करोड़ रुपीज़। देन सैंक्शन ऑफ लोन ड्यू डेट एंड रीपेमेंट डेट। तो अभी आरबीआई इंसिस्ट कर रही है, बार बार फोकस कर रही है कि ये सब चीज़ें आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। बोरोवर ने आपको सब चीज़ें बताना चाहिए कि अकाउंट एनपीए कब हो सकता है, ईएमआई क्या है, ईएमआई की ड्यू डेट क्या है, मॉनिटरिंग पीरियड कितना है, टेन्योर कितना है, क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल अपने एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर आपने इतना इतना पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट एसएमए में जा सकता है और एसएमए के बाद अकाउंट एनपीए हो सकता है। तो चेक करिए कि ये सब आपके जो एग्रीमेंट में है वो रिटर्न है या नहीं है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर एडवांसेस वेरिफिकेशन कि एडवांसेस में ये क्राइटेरिया प्रॉपरली किए हैं कि नहीं किए। कमिंग टू द टेम्पररी डेफिशिएंसीज, कुछ टेम्पररी डेफिशिएंसी अगर है तो डायरेक्टली अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। इसमें 2 सिचुएशन बताइए। एक रिन्यूअल अगर 180 दिन में नहीं हुआ है रेगुलर रिन्यूअल तो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। स्टॉक स्टेटमेंट के लिए भी सेम है कि 180 दिन के बाद आपका अकाउंट जाएगा एनपीए में। सो ओवरऑल डायरेक्टली 1 महीने का स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है, 2 महीने का स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है तो अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। इसे कहा गया है टेम्पररी डेफिशिएंसी। तो वो टेम्पररी डेफिशिएंसी अगर रिकवर हो जाती है तो अकाउंट एनपीए में नहीं जाएंगे। देन जो स्टॉक स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉइंग पावर शाल बी अराइव्ड एट द बेस ऑन द स्टॉक स्टेटमेंट विच इज करंट मंथ। अगेन considering the difficulties of the large borrower, stock statement relied upon the bank for determining the drawing power should not be older than 3 months. And the last one, it is very important from the NP angle, the outstanding in the account based on drawing power calculated from the stock statement older than 3 months shall deemed to be irregular. और अकाउंट इरेगुलर हो गया एक बार का, 90 दिन के बाद अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। तो मैक्सिमम लिखा उन्होंने, outstanding in the balance account should be based on the drawing power calculated from the stock statement older than 3 month। 3 महीने से अगर पुराने स्टॉक स्टेटमेंट में अगर डीपी लिमिट निकाली है तो वो अकाउंट चला जाएगा आपका एनपीए में। नाउ द मोस्ट क्रोनिक केसेस इन द बैंक्स आर अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट। ऐसे कुछ अकाउंट होते हैं बैंक में कि जिसकी लिमिट सैंक्शन है बट उसमें सिर्फ इंटरेस्ट रिकवरी हो रही है, वो भी क्वार्टर एंड पे होती है। जितना भी इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ है क्वार्टर एंड पे क्लियर हो जाता तो अकाउंट एनपीए में नहीं जाता है। तो सर ये कंटिन्यूसली सालों साल चल रहा है कि बट टेक्निकली जो नॉर्म्स हमारे 90 डेज़ के, फर्स्ट वन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सेकंड वन नो क्रेडिट, इंटरेस्ट शुड बी रिकवर्ड, वो सब नॉर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं तो क्या अकाउंट एनपीए में जाएंगे क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने स्पेसिफिक लिखा हुआ है पैरा 47, 48 एंड 49। हमेशा आरबीआई फोकस कर रही है कि जो क्लासिफिकेशन नॉर्म से, एनपीए नॉर्म से, दैट आर वेरी स्टैटिक कि ये अगर हुआ तो अकाउंट एनपीए में जाएगा। बट ये जो सिचुएशन है पैरा 47, 48, 49, यहाँ पे ऑडिटर को इसका खुद का प्रोफेशनल जजमेंट लेना है। क्या अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है क्या? अगर अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है तो वो अकाउंट डीम एनपीए हो सकता है। डीम एनपीए का मतलब है नॉर्म सेटिस्फाई नहीं हो रहे 90 डेज़ के, बट फिर भी अकाउंट जाएगा एनपीए में। नाउ ये चीज़ में आपको क्या देखना है कि बैलेंस शीट के डेट पे अगर कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होके वो अकाउंट विद इन लिमिट आ रहा है, टेक्निकल नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए नहीं हो रहा है, बट अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है, तो एज अ ऑडिटर व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। हमने जो भी अकाउंट है अगर इस तरह से अकाउंट है तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन बनाइए, इसके साथ में लोन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डेफिशिएंसीज है वो नोट डाउन करिए, और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है कि ये अकाउंट में सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, फाइनेंशियल्स नहीं है, सेल्स रिपोर्टेड नहीं है, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, कोई करंट अकाउंट नहीं है उसका, तो सबका क्यूमुलेटिव फैक्टर देख के देखना है कि अकाउंट में अगर इनहेरेंट वीकनेस है तो आपको मैनेजर को एक एक्सप्लेनेशन लेटर कॉल करना है कि वाई दिस अकाउंट केप्ट इन परफॉर्मिंग वन,
but there are various inherent weakness in the accounts. So why you keep this account as a performing one? और वो जो आपको एविडेंस दे रहा है सेटिस्फैक्टरी, उसका रिप्लाई आपको चेक करना है. देन अगेन आपको चेक करना है कि जो रिप्लाई बैंक मैनेजर ने दिया हुआ है, डू यू सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, यस और नो. अगर सेटिस्फाइड है तो इट्स ओके, आप ड्रॉप कर सकते हो आपका एनपीए क्लासिफिकेशन. बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अकाउंट आप एनपीए में क्लासीफाई कर सकते हो. देन कमिंग टू द एग्रीकल्चर एडवांसेस. एग्रीकल्चर एडवांसेस में ये 4 सर्कुलर देखना बहुत ज़रूरी है. 3 केसीसी के हैं और एक नेचुरल कैलामिटीज़ का है. मोस्ट कॉमनली कि एग्रीकल्चर लोन की अगर ब्रांच आपको अलॉट हो रही है तो हमें एग्रीकल्चर का लोन समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे मैं अलग अलग फैक्टर्स बताता हूँ कि कहाँ पे एज अ ऑडिटर हमको स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है. फर्स्ट वन, रिस्पेक्टिव स्टेट का गाइडलाइन देखिए. हमेशा आप एनपीए के नॉर्म देखेंगे आप तो इट इज़ डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप. नाउ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 सीजन है. नाउ जिस एरिया में हम ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे एसएलबीसी के गाइडलाइन के हिसाब से कौन सा क्रॉप शॉर्ट टर्म में आ रहा है, कौन सा क्रॉप लॉन्ग टर्म में आ रहा है, ये क्लासीफाई करना ज़रूरी है. एज अ थियोरटिकल बुक या फिर जो मेरा लेक्चर है अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ बैठ के मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सी ब्रांच आप अलॉट कर रहे हो, वहाँ का क्रॉप पैटर्न क्या है, कौन से क्रॉप लिए जाते हैं, वहाँ की स्टेट की एसएलबीसी गाइडलाइन क्या है, किसको शॉर्ट टर्म कहेंगे, किसको लॉन्ग टर्म कहेंगे. तो ये जब आप एग्रीकल्चर ब्रांच अगर आप कर रहे हो तो गो थ्रू फर्स्ट, हैव अ डिस्कशन विद फील्ड लेवल मैनेजर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है बैंक का, उससे डिस्कशन करिए. उसके पहली चीज़ मांगिए एसएलबीसी गाइडलाइन. देन सेकंड चीज़ कि कौन कौन से क्रॉप उस एरिया में होते हैं, क्योंकि जब तक हमको उस एरिया का नॉलेज नहीं आएगा हम क्यूरी नहीं निकाल सकते. तो उस एरिया में कौन कौन से क्रॉप हो रहे हैं. देन इरिगेटेड है, नॉन इरिगेटेड लैंड से वहाँ पे. देन एक जो मल्टी क्रॉपिंग ले रहे हैं क्या, मतलब दोनों क्रॉप ले रहे हैं क्या, खरीफ भी ले रहे हैं और रब्बी भी ले रहे हैं क्या. तो ये सब चीज़ें हमको सोचना ज़रूरी है. देन क्रॉप सीजन क्या है रिक्का. जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करूँ मैं तो महाराष्ट्र में बनाना इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड शुगर क्रेन, ये 2 लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, बाकी सब क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में है. बट आपके स्टेट में क्या आ रहा है वो देखिए. देन सेकंड वन इज क्रॉप सीजन, सोइंग, हार्वेस्टिंग, देन निकल रहा है अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, देन वो माल सेल हो रहा है. तो दिस इज कंप्लीट एज अ क्रॉप सीजन. टेक्निकली हार्वेस्टिंग तक क्रॉप सीजन पकड़े जाता है, बट एक एक्सटेंडेड मीनिंग में जो क्रॉप मार्केट में जा रहा है और उसके बाद जब सेल्स आ रहा है दैट इज टेकन एज अ क्रॉप सीजन और बैंक उसको कंसिडर करती है. तो यहाँ पे हमको देखता है कि बैंक ने जो रीपेमेंट ड्यू डेट फिक्स करी है वो किस तरह से करी है. तो खरीफ क्रॉप है तो क्रॉप सीजन क्या है, रीपेमेंट ड्यू डेट क्या है वो चेक करना ज़रूरी है. रब्बी क्रॉप है तो क्या है वो देखना ज़रूरी है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ अ मिथ दैट कि एग्रीकल्चरिस्ट को कोई भी लोन दिया है तो वो लोन है फार्मर लोन और फार्म क्रेडिट. तो दोस्तों इस तरह से नहीं है. सबसे पहले जो ये आपको मैंने नॉर्म्स बताए हैं क्रॉप बेस पे, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द फार्म क्रेडिट. फार्म क्रेडिट जो है इसका रिलेवेंस 2 चीज़ों से आता है. वन इज़ मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड सेकंड वन मास्टर डायरेक्शन ऑन आईरैक नॉर्म्स. आईरैक नॉर्म्स में कहा गया है कि व्हाट इज़ फार्म क्रेडिट. और अभी इस सेशन में हमारा रिलेवेंस है एनपीए के लिए, तो हमको देखना है मास्टर डायरेक्शन ऑन आईरैक नॉर्म्स, उसमें फार्म क्रेडिट मेंशन किया हुआ है. तो ये जो नॉर्म लगा रहे हैं उसको जो 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन का जो नॉर्म है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फार्म क्रेडिट विच इज मेंशन इन आईरैक नॉर्म सर्कुलर. नाउ आप पूछेंगे सर ये क्या बता रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो. दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ मैं तो फार्म क्रेडिट की डेफिनेशन आपको चेक करें. अगर फार्म क्रेडिट में बैठ रहा है तो वो नाम लगाना है, अगर फार्म क्रेडिट में नहीं बैठ रहा है तो 90 डेज का नाम लगाना है. नाउ एग्जाम्पल, अगर फार्मर कोई कार लोन ले रहा है, कार ले रहा है, उसके लिए लोन ले रहा है, वेदर इट इज़ अ फार्म क्रेडिट, द आंसर इज नो, इट इज़ अ नॉर्मल लोन, 90 डेज का नाम लगेगा. अगर फार्मर हाउसिंग लोन ले रहा है तो नॉर्मल लगेगा. पर एट द सेम टाइम फार्मर अगर केसीसी ले रहा है, ट्रैक्टर लोन ले रहा है, ड्रिप इरिगेशन के लिए लोन ले रहा है विच इज़ डायरेक्ट एग्रीकल्चर, तो वो हो जाएगा आपका फार्म क्रेडिट और उसके लिए नाम लगेगा 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन. नाउ इम्पोर्टेंट
कि ये केस में सर रीपेमेंट ड्यू डेट कैसे फिक्स होंगे। तो रीपेमेंट हाउसिंग लोन है या कार लोन हो, फार्मर को जो इनकम आने वाली है वो कौन से बेस पे आने वाली है, क्रॉप सीजन के बेस पे आने वाली है। तो रीपेमेंट ड्यू डेट उनकी क्रॉप सीजन के बेस पे लगती है, बट वहाँ से क्रॉप सीजन अगर उसका मतलब पेमेंट नहीं आता है ड्यू डेट पे, तो वहाँ से 90 डेज का नॉर्म अप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू द रिस्ट्रक्चरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, यहाँ पे मैंने जो 2018 का गाइडलाइन बताया था आपको वो देखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है वो भी रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, टर्म लोन भी रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज करंट ड्यूज एंड पास्ट ड्यूज। यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटी वाइज आपका अलग अलग स्टेटस हो सकता है। दोस्तों एग्रीकल्चर एनपीए मैंने यहाँ पे समराइजली बताया है। एग्रीकल्चर जो एडवांसेस है इससे रिलेटेड जो भी आरबीआई की डायरेक्शन है वो यहाँ से आप ले सकते हो। मेरी जो वेबसाइट है caparikshitbharat.in, इसके डाउनलोड सेक्शन में मैंने एग्रीकल्चर एडवांसेस का एक सेगमेंट बनाया है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है वो आप सब डाउनलोड कर सकते हो। केसीसी के लिए है, हस्बेंडरी फिशरी केसीसी के लिए है, और नेचुरल कैलामिटी की गाइडलाइन भी दी है मैंने। इसी के साथ में जो 2 ड्राफ्ट आ रही है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई थी, वो 2 गाइडलाइन भी दी है। आपको सिर्फ वो समझने के लिए देखना है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। जिस दिन वो नोटिफाइड हो जाएंगे उस दिन से वो एप्लीकेबल होंगी। इसी के साथ में ये जो मैंने शॉर्टली कवर किया, इसके लिए मेरे 3 से 4 साल पहले 2022-23 में मैंने एग्रीकल्चर एडवांसेस की एक सीरीज़ निकाली थी, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो इंटरेस्ट सबवेंशन किस तरह से हो सकता है, देन नेचुरल कैलामिटी में रिस्ट्रक्चरिंग कैसा करना है, एग्रीकल्चर के एनपीए के 2 पार्ट मैंने लिए हुए हैं। तो जिस लोगों को भी एग्रीकल्चर एनपीए थोड़ा डिटेल में देखना है वो ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एनपीए इटसेल्फ 2 से 3 घंटे का एक सेशन हो सकता है। नाउ कमिंग टू द एनपीए ऑडिट अप्रोच। लास्ट ईयर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, सर सब टेक्निकल नॉर्म हमको सबको पता है, हमें सब समझता है, बट जब ब्रांच में जाते हैं व्हाट शुड बी अवर अप्रोच। तो इसके लिए मैंने लास्ट ईयर ही ये एक स्पेसिफिकली वीडियो लाया था, ऑडिट ऑफ एनपीए अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये यूट्यूब की वीडियो की लिंक भी मैंने इस पीपीटी में दी हुई है। वहाँ पे डिटेल एक 20 से 22 मिनट का मेरा वीडियो कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच। यहाँ पे समराइज दिया है कि कौन कौन से रिपोर्ट अपने बैंक से लेना चाहिए। देन क्लासीफाइड स्टार्ट में भी मैंने बताया था, कोई भी एडवांसेस आपको 3 कैटेगरी में करने हैं, सीसीओडी, टर्म लोन एंड एग्रीकल्चर। 4th मैंने स्टाफ एडवांसेस किया है क्योंकि वो उसके लिए अलग नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। देन एक्सेल में आपको सॉर्टिंग करना है, एडवर्स फीचर्स निकालना है। यहाँ पे सैम्पल सिलेक्शन विल बी अ क्रिटिकल फैक्टर। तो यहाँ पे जो बेसिक नॉर्म्स है, जो फैक्टर आपको लगता है रिस्क फैक्टर है कि यहाँ पे ये अकाउंट रिस्क में आ सकता है, यहाँ पे ये वायलेशन होने के चांसेस है, तो वो सब अकाउंट आपको सैंपल में लेना है। ये वीडियो की बात कर रहा था मैं, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर ऑडिट ऑफ एनपीए इन बैंक ब्रांच ऑडिट। ये मेरा वीडियो पर्टिकुलर लास्ट ईयर में लाया था, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल दिस ईयर ऑल्सो। तो जिसको भी ये डिटेल में देखना है कि व्हाट शुड बी अवर प्रोसेस, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमने किस तरह से जाना चाहिए, ये आप वीडियो देख सकते हो। देन एनपीए केस स्टडीज, अगेन डिस्क्लेमर, some of the NPA case studies are applicable or available only for my YouTube membership subscriber, but यहाँ पे मैंने अराउंड 40 to 50 वीडियो बनाए हैं। 2025 में वो जो मास्टर सर्कल था उसके बेस पे केस स्टडीज है, बट दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर करंट ईयर ऑल्सो, ओनली पैरा नंबर विल चेंज। तो जिसे भी NPA केस स्टडी समझना है, अलग अलग जो स्मॉल इश्यूज़ है इसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच अपने को मतलब इंक्रीज करना है, और या फिर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करना है कि एनपीए किस तरह से हो सकता है। ये अराउंड 50 वीडियोज़ है, ये मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो देख सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, कुछ वीडियो सिर्फ मेंबरशिप के लिए अवेलेबल है। देन सीसीओडी रिन्यूअल रिव्यू एनपी अकाउंट, ये मैं पॉइंट स्टार्ट से बोल रहा था कि एंड में बताऊँगा, कुछ आखिरी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में मैं सब कुछ ये वाइंड अप करूँगा। अगेन एक्सटेंडेड टाइम ले रहा हूँ मैं, 5 से 10 मिनट लेट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू रिन्यूअल पेंडिंग, ये क्रोनिक इशू है, परसिस्टेंट इशू है ब्रांच में कि रिव्यू सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर। हमेशा हम बैंक में जाते हैं कि रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स दो, तो वो कुछ तो भी अपने को एक लेटर देता है कि रिव्यू हुआ नहीं है, टेक्निकल रिव्यू किया है, विदाउट डॉक्यूमेंट किया है। तो ये केस में ऑडिटर कन्फ्यूज़ हो जाता है। बहुत सी बार एक सिचुएशन में मिली है मुझे कि CBS सिस्टम में रिन्यूअल कर दिया है, रिव्यू कर दिया है, बट फाइल में कोई पेपर, और डेफिनेटली आप भी सब एग्री करेंगे, आप सब ऑडिटर्स हो, आपके साथ में भी ये होगा कि CBS में रिन्यू हो चुका है बट पेपर कहीं पे कुछ नहीं है।
तो सर ये सिचुएशन में एज ए ऑडिटर हमने क्या करना चाहिए उतना ही बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैंक इंटरियम रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू कर रही है विदाउट फुल सपोर्टिंग क्रेडिट अप्रेजल डॉक्यूमेंट, वो रिव्यू हमारे पर्पस के लिए नहीं देखना है। हमको देखना है कि लास्ट रेगुलर रिव्यू या रिन्यूअल कब हुआ था। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिव्यू और रिन्यूअल? तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि बैंक ने फुल असेसमेंट किया है, क्रेडिट असेसमेंट किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन देखे हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हुए, उसकी एलिजिबिलिटी नॉर्म कैलकुलेट करिए, उसके बेस पे अकाउंट रिन्यू किया है। तो वो ड्यू डेट आपको देखनी है कि लास्ट कब हुआ था, वहाँ से 12 महीने वो अकाउंट की वैलिडिटी रहेंगी, और उसके बाद अगर 6 महीने में रेगुलर रिव्यू नहीं होता है तो अकाउंट विल बी एनपी। नाउ द बैंक विल से दैट हमने तो इंटरियम रिव्यू कर लिया है। दोस्तों, इंटरियम रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू, दीज आर ओनली फॉर द ऑपरेशनल पर्पजेस। बैंक एचओ गाइडलाइन देती है ब्रांचेस को कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरियम रिव्यू नहीं किया तो अकाउंट की लिमिट एक्सपायर हो जाएंगी, और वंस द अकाउंट लिमिट इज एक्सपायर्ड उसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकता है। तो टेक्निकली ऑपरेटिंग पर्पज़ के लिए इंटरियम रिव्यू होता है। अगेन इस पर मेरा पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, यहाँ पे समराइज बताऊंगा मैं। आपको देखना है रेगुलर रिव्यू या रिन्यूअल अगर 180 दिन में नहीं हो रहा है, द अकाउंट विल बी एनपीए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी रिन्यूअल विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्रेडिट अप्रेजल हुआ है तो आपको ये समझना है कि वो रिव्यू रिन्यूअल नहीं हुआ है एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न। देन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस, लास्ट ईयर तक मास्टर सर्कुलर की गाइडलाइंस थी, अभी आपको देखना है स्ट्रेस रेजोल्यूशन जो अपना एक मास्टर डायरेक्शन अलग से इशू हुआ है, उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग देखना है। जनरली बैंक में अगर हम जब एनपीए फाइंड आउट करते हैं, एनपीए चेक कर लेते हैं और एनपीए निकालते हैं अकाउंट, तो बैंक मैनेजर कहता है ये अकाउंट हमने रिस्ट्रक्चर कर लिया सर। और जब भी हम ड्यूरिंग द ऑडिट कोर्स कर रहे हैं, हम जब भी ऑडिट करें तब कोई भी अकाउंट रिस्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ जब एनपीए फाइंड आउट होता है तब अकाउंट का कहा जाता है रिस्ट्रक्चर होता है। बैंक मैनेजर इज टेकिंग वेरी लूजली दिस कंसेप्ट एज अ रिस्ट्रक्चरिंग, बट इट हैज़ टू बी एज पर मास्टर डायरेक्शन ओनली। तो दोस्तों, रिस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा बेसिक बता दूंगा मैं आपको कि रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट एन ऑप्शन और विदाउट कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस ओरिएंटेड। अगेन रिस्ट्रक्चरिंग 3 टाइप के हो सकते हैं, वन इज जनरल रिस्ट्रक्चरिंग, सेकंड वन इज एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग, एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग। बट सब केस में जो कॉमन पॉइंट्स है, स्टेज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, अकाउंट कब भी रिस्ट्रक्चर हो सकता है। अगेन ड्यू टू सम इकोनॉमिक और लीगल रीजन, अगर बोरोवर कैपेसिटी में नहीं है पेमेंट करने के लिए, उसको स्ट्रेस आ रहा है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। देन एज अ बैंकर वो आपको रिव्यू करना है कि कैसे अकाउंट वायबल हो सकता है, व्हाट इज द स्ट्रेस एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और वो होने के बाद बोरोवर हैज़ टू एक्सेप्ट, और बोरोवर अगर डिक्लाइन कर देता है तो क्वेश्चन ही रहता नहीं है, बोरोवर एक्सेप्टेंस देना है। तो ओवरऑल बोरोवर का रिक्वेस्ट, व्हाट इज द स्ट्रेस, व्हाट आर द ऑप्शंस। सेकंड वन, बैंक मैनेजर हैज़ टू चेक द वायबिलिटी। थर्ड वन, जो रिस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट हुआ है वो बोरोवर को एक्सेप्ट है या नहीं है। देन रिस्ट्रक्चरिंग कैनॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव, इट शुड बी प्रोस्पेक्टिव, जिस दिन हुआ है वहाँ से होना चाहिए। लोन एग्रीमेंट्स चेंज होना चाहिए, अल्टरेशन होना चाहिए, सीबीएस सिस्टम में उसका इम्पैक्ट देना चाहिए। देन जनरल रिस्ट्रक्चरिंग है तो गोल्डन रूल है, अगर स्टैंडर्ड असेट है तो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगेन एक्सेप्शन, एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चरिंग में सेम ग्रेड हो सकती है, एमएससी में सेम ग्रेड हो सकती है। देन एडिशनल प्रोविजन आपको करना ज़रूरी है। ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको एक सिंपल अप्रोच, डे 1 पे बैंक मैनेजर से पूछिए कि रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट हुए क्या, अगर हुए तो उनकी लिस्ट लीजिए, उसको ऑडिटिंग प्रैक्टिकल अप्लाई करिए। इसके लिए मेरा जो ऑडिट बुकलेट मैंने इशू किया है वहाँ पे एक डिटेल में गाइडलाइन दी है कि रिस्ट्रक्चरिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, एमओसी। एमओसी बोला ही कि बैंक मैनेजर और ऑडिटर का क्रॉसिंग और युद्ध शुरू हो जाता है कि सर एमओसी मत दो, नहीं एप्लीकेबल है, या फिर एन नंबर ऑफ रीजन, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस से कॉल आना शुरू हो जाता है। नाउ एमओसी कब एप्लीकेबल है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर फाइनेंशियल सिस्टम, सीबीएस रिपोर्ट्स, असेट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी चेंज करना है आपको तो आपको ये देना है एमओसी, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक विल बी क्लोज, और एनी चेंजेस इफ इट हैज़ टू बी गिवन थ्रू ओनली एमओसी। तो कहीं पे भी चेंज होने वाला है, कोई भी बैलेंस शीट का आइटम, पीएनएल का आइटम,
रिपोर्ट्स, क्लासिफिकेशन कहीं पे भी चेंज होने वाला है, सिक्योरिटी वैल्यू, तो आपको एमओसी देना है। तो एमओसी इज नॉट अ बैड इन ओरिजिनल, इट्स अ चेंज इन फाइनेंशियल ड्यू टू सम मिस्टेक्स और इंटरप्रिटेशन इश्यूज। नाउ एनपीए का जब एमओसी देना है तो क्या चीज़ें केयर लेना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट ऑफ एनपीए शुड बी एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए निकालिए अलॉन्ग विद द रीज़न व्हाई यू आर मेकिंग दिस अकाउंट एनपीए। तो ओरली मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, इस तरह से आपको एनपीए नहीं करना है। दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो सैम्पलिंग किए तब के विषय थे वो। सैम्पलिंग फाइनल हो गया और आपका अगर फाइनल कंक्लूजन है तो ये अकाउंट, ये प्रॉब्लम है, इस दिन से इतना ईएमआई नहीं आया हुआ है, 90 डेज यहाँ खत्म हो रहे हैं, 91st डे को ये टर्म लोन इसलिए एनपीए हो रहा है विद दिस रीजंस। इस तरह से आपको रिपोर्ट देना है बैंक मैनेजर। सेकंड थिंग, you should be very affirmative and you have not applied your professional judgment exactly जो डेट से जो पैरामीटर टेक्निकल है उसके हिसाब से आपने एनपीए किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल जो आपके सैंक्शन लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या एग्जीक्यूटिव है वो देख लीजिए। कभी कुछ अकाउंट्स में इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है कि सिस्टम में पंचिंग गलत हुआ है बट डॉक्यूमेंटेशन अलग है। तो ये केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन जो साइन हुआ है दैट विल बी फाइनल। अगर उसमें अगर आपका सिस्टम में पंचिंग एरर है तो वो आपको इग्नोर करना है। जो सही इफेक्ट है, चाहे उससे एमओसी आए या ना आए वो अलग बात है, बट सही इफेक्ट जो है वो आपको देना है। नहीं, सीबीएस सिस्टम में पंच हो चुका है, आई विल टेक ओनली दैट फिगर्स, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। व्हाट इज राइट अप्रोच? जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन किसके बीच में हुआ है? बोरोवर और बैंक के बीच में हुआ है। व्हाट दे हैव एग्रीड। सीबीएस में किसने पंच किया? सिर्फ बैंक ने पंच किया। देयर में मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स पॉइंट आउट करिए और रेक्टिफाई करिए, उसके वजह से अकाउंट एनपीए में हो रहा है तो वो आप मेंशन करिए। इंपॉर्टेंट चीज, अनरियलाइज इंटरेस्ट रिवर्सल करिए। यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ऑडिटर्स को प्रॉब्लम्स होती है इसमें। अगर एक 5 करोड़ का अकाउंट है और आपका बैलेंस अकाउंट में 5 करोड़ 12 लाख है और सपोज ये 12 लाख रुपये आपका अनरियलाइज इंटरेस्ट है, तो प्रोविजनिंग 12 आपको, मतलब इसके इफेक्ट कैसे वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अगर अनरियलाइज इंटरेस्ट का रिवर्सल देना है, मीनिंग दैट 12 लाख का आपको अनरियलाइज इंटरेस्ट का रिवर्सल का एमओसी आएगा। अकाउंट का एडवांसेस की फिगर कम होंगी एज वेल एज आपकी इनकम कम होगी। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एमओसी 12 लाख रुपए का। अभी 12 लाख का इफेक्ट दे दिया आपने, अभी अकाउंट कितना बचा? 5 करोड़ रुपए का। नाउ सेकंड इफेक्ट इज, वो स्टैंडर्ड था, अभी आपके सबसे सब स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड असेट क्लासिफिकेशन का सेकंड एमओसी। थर्ड वन, सिक्योरिटी वैल्यू चेक करिए, बाकी सब पैरामीटर चेक करिए, अगर उसमें कोई एरर है तो वो तीसरा एमओसी आएंगे, अदरवाइज 2 एमओसी रह सकते हैं। तो अनरियलाइज इंटरेस्ट का आपको अलग से एमओसी देना है, वो याद रखिए, दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं तो काफ़ी बार ऑडिटर सिर्फ अकाउंट एनपीए में कर देता है, इंटरेस्ट रिवर्सल नहीं करता, दैट इज अ रॉन्ग सिचुएशन। एमओसी का फॉर्मेट, एमओसी आपको एलएफआर में भी रिपोर्ट करना है, इसके साथ में स्टेट मेन जो रिपोर्ट है वहाँ पे भी मेंशन करना है। तो दोस्तों एमओसी आपको बहुत केयरफुली देखना है। सिक्योरिटी कोड क्या है, कस्टमर का आईडी क्या है, फाइनेंशियल की जीएल कोड क्या है, वो भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर रहे हो। काफ़ी बार बैंक मैनेजर्स को भी पता नहीं होता कि एमओसी का इफेक्ट किस तरह से जाएगा। तो एमओसी अगर आप दे रहे हो तो एज अ ऑडिटर हमको देखना है कौन सा जीएल हेड का बैलेंस हमको कम करना है और कौन से जीएल हेड में क्या चेंज करना है, कौन सा सिक्योरिटी कोड चेंज करना है, कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, एंड देन आस्क द टेक्निकल हेल्प कि उनके जो रिपोर्ट फॉर्मेट्स हैं उसमें किस तरह से उसका इफेक्ट देना चाहिए। थियोरेटिकली, लॉजिकली क्या होना चाहिए हमको पता होना चाहिए। उनके सिस्टम में कुछ अलग फॉर्मेट्स होंगे तो वो आप उनसे पूछ सकते हो, उनके टेक्निकल ऑफिसर एट आरओ सर्कल ऑफिस पूछ सकते हो। तो दोस्तों इतना ही बताऊंगा एमओसी के लिए। एमओसी शुड बी वेरी कॉशियसली, आपने पूरा प्रॉपर ध्यान रख के एमओसी देना चाहिए। नाउ कमिंग टू द यूट्यूब प्लेलिस्ट, यहाँ पे मैंने मेरे जो वेबसाइट है CA-Parikshit-Bharat.in, यहाँ पे नॉलेज हब किया हुआ, यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल मेरी यूट्यूब की। इसमें बैंकिंग भी अवेलेबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी अवेलेबल है, इवन रियल एस्टेट भी अवेलेबल है। अगर आपको देखना है इसका लुक, आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पे लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली एक्सेस करके देख सकते हो। मैंने 2025 में हैंडबुक लाया हुआ था, बैंक ब्रांच ऑडिट हैंडबुक। ये बुक मोर देन 1000 कॉपीज सब्सक्राइब किया था थ्रू आउट द इंडिया। ये कम्प्लीटली एक हैंडबुक, मतलब ऑडिट चेकलिस्ट फॉर्मेट में था।
इसको दिस ईयर इम्प्रूवमेंट करते हुए विद अ प्रैक्टिकल गाइडेंस लाया हुआ मैंने। तो जो 2026 की किताब है बैंक ब्रांच ऑडिट हैंडबुक 2026, इसमें एडिशनली मैंने रिस्ट्रक्चरिंग कवर किया हुआ है, ऑडिट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस कवर किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए डिटेल गाइड कवर किया है, किस तरह से पैनलमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो सब कुछ कवर किया है। इसी के साथ में ये बुक के साथ में मैंने मेरे कुछ ऑडिट एक्सेल फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, कंपैरेटिव्स, LFR के एक्सेल प्रोग्राम भी है। तो अगर आपको ये बुक अगर परचेस करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे वेबसाइट जो है यहाँ पे इस पर पेमेंट लिंक अवेलेबल है। कमिंग टू द यूट्यूब चैनल पे बैंक ब्रांच ऑडिट से स्टार्ट से एंड तक काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है। अगर आपको स्टडी करना है, कुछ समझना है, तो आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। इवन दो आज जो मैंने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन लिया हुआ है, इसके भी कुछ पॉइंट्स पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पे टाइम कंस्टेंट है और एट ए ग्लांस मुझे सब कुछ देना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कवर किया है। पर जिस भी सब्सक्राइबर या मेंबर्स को डिटेल में पढ़ना होगा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मटेरियल, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में जूम मीटिंग की लिंक दी हुई है। इवन आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको लाइव क्वेश्चन आंसर लेने हैं तो जूम सेशन की जो लिंक दी मैंने वो ज्वाइन करिए। 30 मिनट्स में मैं क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ। तो जिस भी पार्टिसिपेंट को, जिस भी मेंबर्स को कोई क्यूरीज होंगी, वो आप क्वेश्चन आंसर में आप मुझे जूम मीटिंग में डायरेक्टली 1-to-1 पूछ सकते हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर विद इन 60 to 65 मिनट्स द कंप्लीट प्रेजेंटेशन फॉर IRAC नॉर्म्स। सब मैंने जो सर्कुलर्स है वो मेंशन करे हुए हैं, देन व्हाट आर द गाइडलाइंस वो भी सब बताई हुई है। इसी तरह से मैं जो मेरा सेमिनार सीरीज है इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैंने एक बर्ड्स आई व्यू बैंक ब्रांच ऑडिट क्या होता है, किस तरह से हमको समझना है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, व्हाट्स योर माइंडसेट, टीम प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे करना है, वो सब कुछ कवर किया है। दैट सेशन इज़ फॉर 1 hour ऑल्सो, एंड द लास्ट सेशन विल बी ऑडिट ऑफ एडवांसेस। पार्ट 3 में मैं कवर करने वाला हूँ ऑडिट ऑफ एडवांसेस विथ रिस्पेक्ट टू LFR फाइलिंग। LFR के कुछ क्रिटिकल इश्यूज क्या है वो भी कवर करने वाला हूँ, एज वेल एज ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड सब्सक्राइबिंग टू माई बुक। इसी तरह से आप बैंक ऑडिट पे नॉलेज कलेक्ट करते रहिए और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिकल ऑडिट करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।